बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की शो में जो सवालात हैं वो आवाम के सामने रखते हैं कि सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तो मुकम्मल हो गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इसकी जो दौड़ है और जो सलाह मशवरे हैं वो भी शुरू हो गए। इस पर बात करेंगे डिटेल से। नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इल्ज़ामात की भरमार थी और इस पर भी बात करेंगे। और नून लीग के अंदर जो इतलात के मुताबिक जो खबरें आ रही और सोशल मीडिया पर भी खबरें गर्दिश में हैं कि जो कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ फूट है, वो पड़ती दिखाई दे रही है। शामी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं। नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इल्ज़ामात की जो थी वो भरमार थी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को शिकस्त हुई है और राजा फ़ारूक हैदर साहब की जानिब से उन्होंने कहा कि तहरीक चलाई जाएगी कश्मीर में भी और बैरून मुल्क में भी, यानी इस्लामाबाद में, ठीक, या दूसरे मुल्कों में। दूसरे मुल्कों में उन्होंने कहा। तो राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ मौजूद होंगे चंद लम्हों में। तो अगर मौजूद होंगे तो उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा है और किस तरह वो तहरीक चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 25% वोट तो उनको मिले हैं, उससे कुछ जायद, बिल्कुल, तो वोट तो बड़ी तादाद में मिले हैं, नशिस्तें कम हो गई हैं। ठीक। अब तो बहरहाल अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये कहना है कि उनको बेज़ाब्तगियों के बारे में बाकायदा दरख्वास्त नहीं मिली, बहुत कम दी गई है या बिल्कुल नहीं दी गई। तो ये भी मालूम करेंगे राजा साहब से, ठीक है, कि पहले तो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। मैंने देखा है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ उम्मीदवार और कह रहे थे कि भाई कूड़े के ढेर से कोई बैलेट पेपर मिले हैं जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को ठप्पा लगा हुआ था। लेकिन अब ये सारी बातें जो हैं, जब इनकी तहकीक होगी तो उसके बाद ही आपको राय कायम कर सकेंगे। तो पहला काम तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं उनको जहाँ जहाँ बेज़ाब्तगी की शिकायत है उसके लिए वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दें ताकि लोगों के सामने बात वाज़ेह हो सके। शामिल साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कि जहां आप जीत जाएं वहां पर ठीक, जहां आप हार जाएं वहां पर धांधली, ये इल्ज़ामात का सिलसिला कैसे रुक सकता है? जब भी इंतखाबात होते हैं तो यही दोबारा से जो सिलसिला शुरू हो जाता है। साहब जो आज नसीहत कर रहे हैं वो भी उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्कुल वो भी ऐसा ही है। क्योंकि जब इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई थी धांधली के खिलाफ, धरना दिया था, तो उस वक्त उनके मुखालिफ भी यही कहते थे। मुस्लिम लीग नून पर मुस्लिम लीग नून वाले यही एतराज़ करते थे जो आज फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर बन चुका है कि हम इलेक्शन के नताइज जो हैं उनको तस्लीम नहीं करते और उन पर एतराज़ात कहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, जब 88 में इलेक्शन लड़ रही थी तो पहली इब्तदाई खबरें आईं कि उनको वो हार रही हैं इलेक्शन और उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी लेकिन उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग हो रही है, धांधली के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जब गिनती के बाद मालूम हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई है उनकी, तो फिर वो उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। तो उस वक्त फिर लफ्ज़ एक ईजाद हुआ था इंजीनियरिंग। तो कभी रिगिंग होती है, कभी जुर्लू फिरता है, कभी इंजीनियरिंग होती है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात में धांधली हुई है, जो मुसद्दक़ा धांधली है, वो तो 1977 में हुई है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराया था। कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद तहरीक शुरू हो गई, लोगों ने बाइकाट का ऐलान कर दिया। उस वक़्त सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग अलग होते थे और सूबाई असम्बली का बाइकाट कर दिया गया। और फिर उस वक्त इसके बावजूद बाइकाट के पोलिंग स्टेशन खाली थे। जब रिजल्ट आया तो मालूम हुआ बड़ी तादाद में वोट पड़ गए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खुद ठप्पे लगा दिए। तो वो इलेक्शन जो है उसके खिलाफ तहरीक चली और एक दिन के लिए भी जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था उसका कोई रुकन असम्बली में जाके नहीं बैठा, ठीक, और वो तहरीक चली धांधली के खिलाफ। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तस्लीम किया, दोबारा इंतखाबात का मुतालबा मान लिया, लेकिन इंतखाबात कैसे होंगे इन पर इत्तफाक ना हो सका। बात आगे बढ़ गई और फिर मार्शल लग गया। तो वो एक ऐसी चीज़, अब धांधली जो है ना, छोटी मोटी बेज़ाब्तगियाँ तो हो जाती हैं हर इलेक्शन में। जब इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होगा जितना पाकिस्तान में होता है, 22 करोड़
लोग जो है उनका मुल्क है, और जब वोट एक ही दिन में वोट डाले जाते हैं कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के, तो फिर बेज़ाब्तगियाँ तो कुछ ना कुछ हो सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या कोई प्लान्ड धांधली हुई है, क्या कोई सरकार ने कोई मंसूबा बना के धांधली की है? ये इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हो सका 1977 के इंतखाबात के अलावा। तो अब भी छोटी मोटी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, उसके बारे में बात हो सकती है, किसी हल्के के बारे में शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई सोच समझ कर, क्योंकि एक तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, यही फवाद चौधरी साहब। पाकिस्तान में तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, और पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है, एक निगरान हुकूमत होती है जो किसी जमात की नहीं होती, और वो इलेक्शन कराती है। वहाँ कश्मीर में ऐसी सूरत नहीं है। कश्मीर में जो पार्टी इख्तिदार में होती है वही रहती है, हुकूमत बरकरार रहती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करता है, और हुकूमत मदाखलत नहीं कर सकती इलेक्शन के प्रोसेस में। तो इसलिए जब मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत थी, राजा फारूक हैदर वजीर आजम थे, तो फिर हमारे साथ भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी शामी साहब। राजा साहब आप बड़े गुस्से में मालूम होते हैं, तो ये बताइए कि आप जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कोई बड़े पैमाने पर धांधली हुई है या इक्का तुक्का कहीं कोई वारदातें हुई हैं? शामी साहब शुक्र है कि आप जैसा आदमी मुझसे पूछ रहा है जो इस सारे 1970 से लेकर बाद आज तक के मामलात का उसको इल्म है, पाकिस्तान का भी इल्म है, कश्मीर का भी इल्म है। आपको 1975 के इलेक्शन का भी इल्म होगा, हमारे साथ क्या हुआ, फिर जिसका रिहर्सल पाकिस्तान में किया गया, फिर उसका अंजाम पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ भुट्टो साहब का। इसके अलावा कभी भुट्टो ने किया, कभी परवेज मुशर्रफ ने किया, कभी किसी ने किया, हमारी पार्टी को तोड़ा, सारा कुछ किया। बात ये हुई कि लोग कहते हैं जी कि इंडिजिनस पार्टी रखे, तो इंडिजिनस पार्टी के टिकट जब एक इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह तकसीम करे तो फिर मैं क्या उस पार्टी के इंडिजिनस पार्टी राजा साहब तो फिर पाकिस्तान की किसी कौमी पार्टी का करें, तो इसलिए लीग का क्या मामला है। अब बात रह गई ये कि इलेक्शन कमीशन बना है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत का काम है उसको सपोर्ट करना। राजा साहब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो तो आपने कानून साजी करके दिए ना उसको, जी दिए, तो क्या इतने इख्तियारात नहीं है कि वो आजादाना इंतखाब करा सके? नहीं, पूरे इख्तियारात हैं उसको जितने पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वायलेट करता करे, यानी मुझे छोड़िए, मैं हमारी पार्टी हार गई है, नहीं जीत सकी। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद वायलेट करता है, इलेक्शन कमीशन कहता है इस मिनिस्टर को निकाल दो इधर से, और उस पर अमल दरामदी होता बवजह चंद अफसरान के जो मुस्तारल खिदमती होते हैं वो उसको ऑर्डर को नहीं वो करते, और उसमें यह है कि जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद आकर वायलेट करता है उसको, तो क्या मतलब है? जो कुछ इमरान खान ने किया हमारे साथ वो तो आज तक किसी ने किया तक नहीं। यानी उस इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नजरअंदाज किया, उस सारी बातों को वायलेट किया। फिर मुझे खत लिखे इलेक्शन कमीशन ने कि हम मतलब कासर है ये सारी बात से। तो इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले सकता है इस पर? क्यों नहीं ले सकता? उसे लिया ना, उसे उसको बाहर निकाल दो आजाद कश्मीर से। उस अच्छा फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुदाखलत की है आजाद कश्मीर के इलेक्शन। मेरे पास है ना वो, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा तफसील, मैं आऊंगा कहीं आपको तफसीली सारी चीजें दिखाऊंगा। उसका मुदावा कोई नहीं है, यानी कोई आपका जो कानून है, अगर पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान के वज़रा वायलेट करें आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका कोई मुदावा नहीं है? कोई नहीं है। बात देखे ना, जब उसने पूछा था, उसने पूछते हैं तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, तो क्या हुआ था फिर उसका। अब बात यह है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत है, इस पर असर तो होता है हुकूमत पाकिस्तान का। अगर हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान खुद यहाँ मतलब वायलेट करती है लॉज को, तो मैं किसको जाकर पूछूंगा? मैं किसको अपना रोना रहूँ? मैं किसी का अब पाकिस्तानी अवाम के आगे रो सकता हूँ मैं? तो जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, बखुदा मैं आपसे कहता हूँ, यानी उन्होंने कोई सर्विस नहीं की है वो, मतलब PTI को लाने, उन्होंने पाकिस्तान से इधर उधर के ख्यालात रखने वालों को तकवीत दी आजाद कश्मीर के अंदर। मैं अल्फान का आपको बात ये कहता हूँ, ठीक है, उन्होंने कोई सर्विस नहीं की है। अब जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह पैसा तकसीम के, मैं सिर्फ यानी मनी लॉन्ड्रिंग किधर से, ये पैसा आया किधर से है? यानी मैं कहता हूँ, आपने कहा जी हमने फैटिस के लॉज बनाए, इमरान खान बहुत शोर कर रहा था, तो तहकीकात करें ना इधर, ये आजाद कश्मीर में पैसा किधर से। अब जब खुद ही वो कर रहा है,
उसकी पार्टी कर रही है, पैसा पानी की तरह बहाया जा। आपको तो 5-5 हजार रुपए में एक वोट खरीदा गया, 5000 में एक वोट। यानी इससे बड़ी कोई धांधली है उसके अंदर। रात को लोग हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ पार्टी में इत्तेफाक रहा करते हैं, रात को आते हैं, पैसे तकसीम करते हैं, गाँव के गाँव उड़ा के ले जाते हैं। यानी ये जो इसने कुछ किया है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मुंह से कोई अल्फाज अब मुनासिब नहीं है निकलना। इसने तो मतलब है, इसने बहुत सत्यानाश की। फिर इसने एक और इमाम पैदा किया 257, उसको पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने उठा कर ले आए इसको, कहाँ बैठाया इसको, किसने लाया इसको, ये कौन है यात्री, कहाँ से आया, इसके क्या मकसद है, किसकी तकमील चाहता है ये पाकिस्तान के अंदर कि जी पहले इलाक करेंगे उसके बाद में लोगों को कहूंगा। इससे पूछें आप, अगर आप इसको मौका मिले, 2 रेफरेंडम कराऊंगा। हाँ, तुम 84,000 बराबर मिल में कराओगे या आजाद कश्मीर और जीव इसमें जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर के और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के वैली के, उसको बनाओगे इंडिपेंडेंट? पर इसको पता है कुछ नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। अगर पता है इसको तो ये जानबूझकर जो है काम कर रहा है। राजा साहब ये बताइए कि आपने जो पूरी कैंपेन चलाई वो तो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर चलती रही। कश्मीर जो आपने परफॉर्म किया है, जो तरक्याती मंसूबे आपने बनाए हैं, उनको तो हाईलाइट नहीं किया आपने इलेक्शन में। हर जगह किया जी। बात यह है, अब मैं आप क्या रोना रहूं, पर लगाएंगे तुम्हारी। वो पाकिस्तान की लीडरशिप की बात सुनाएगा, मेरी बात ही नहीं करेगा। यानी वो टिकट भी नहीं चलाएगा। ये यानी अभी इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं आए थे तो हमारे मीडिया पर आना शुरू हो गया कि लीग के शिकस्त के असबाब के। आपको कैसे पता चला? यानी पहले से माहौल पैदा किया जा रहा था। यानी जो कुछ आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हुआ है, शामी साहब, वो इतना दर्दनाक है कि आप 1977 की भी तारीख भूल जाएंगे। आपसे बड़ा गवाह कौन है 77 का? आप कोई व्हाइट पेपर छापेंगे इस पर? जी बिल्कुल छापेंगे। हमने परसों अपना इजलास भी रखा हुआ इस्लामाबाद में, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं। राजा साहब, आपने कुछ शिकायत की है इलेक्शन कमीशन को? वो कहते हैं हमें शिकायतें मौसूल नहीं हुई। ये है, वो खुद कहते हैं हम आज हम कुछ नहीं कर सकते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब आपका लायामल क्या होगा आपका? हमने मैं जमहूरी आदमी हूँ, पता नहीं आप मेरे वाक़िफ़ हैं नहीं। मैं हर तरह जनाब, मैं तो आपका न्याज़मंद हूँ बरसों से। ये नहीं है क्या? जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन में जीता है, उनके जूते मेरे सर पर पीटीआई के, कोई ऐसी फर्क नहीं। वो भी सिंबल के शहरी है, कोई बाहर से नहीं आए। लेकिन बात यह है कि मैं इस इलेक्शन के नज़ारे को कुलियतन मुस्तरद करता हूँ, मेरी जमात उसको मुस्तरद करती है। हम व्हाइट पेपर जारी करो, हम अब जमहूरी जदोजहद एक नई आजाद कश्मीर के अंदर करनी पड़ेगी कि हमारे साथ हुआ क्या। तो मेरी गुजारिश सुन ले, अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुझे 5 साल के लिए महदूद हक होता है कि वो नहीं देना चाहता, तो मेरी क्या नुमाइंदगी करेगा ये कि हम आपको मतलब है वो खुद मुख्तारी खुद इख्तियारी दिलवाएंगे बाहर यूएन रेजोल्यूशन के तहत? ये इसको ये कबूल नहीं है। अगर वो क्या दिलाएगा मुझे, ये क्या दिलाएंगे मुझे? ये मेरा मुकदमा तो पाकिस्तानी कौम के पास है, जो अल्लाह के फजल से 74 साल से हमारे पीछे खड़े। मैं तो उनके पास जाऊंगा। वो कहते हैं बने आले बस मुद्दे भी मुंसफी, किसे वकील करे, किसे मुंसफी जाए? मैं किसके पास अपना वो जो है ना संगो खुश मुकैयद और संग आजाद, इसको ये हो रहा है आजाद कश्मीर के अंदर, और क्या हो रहा है? ठीक है फारूक हैदर साहब, आखिर में बस आपने मीडिया से भी थोड़ा सा गिला किया। आपकी तमाम जो तकरीरें हैं, तमाम जो अपोजिशन की या जिस भी जमात की तकरीरें थी, तमाम तकरीरें नशर की गई। जब से जो जलसे हो रहे थे, तमाम जलसे जो हैं वो नशर किए गए थे। मीडिया ने तो बहरहाल सब कुछ दिखाया। आपने एक आज जो तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क भी कैंपेन चलाई जाएगी और आज़ाद कश्मीर में भी कैंपेन चलाई जाएगी, इस हवाले से आवाज़ उठाई जाएगी। इससे सर क्या मतलब था? इससे मतलब है राष्ट्र के लोगों को जमहूरी हक बहाल करें। हमको दूसरे दर्जे के शहरी है, मैं को गुलाम हूँ किसी का? मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ हूँ। कोई किसी फौजी कब्जे में किसी वजह से मैं पाकिस्तान के साथ। हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला कायदे-ए-आज़म के साथ किया, मैं उस पर कायम हूँ। अल्लाह के फजल से जब तक जिंदा हूँ उस पर कायम रहूंगा। ये मेरा हक है कि मेरा जमहूरी हक कोई अगर गस्ब करेगा, मैं उसके खिलाफ आजाद कश्मीर के अंदर चलूंगा। बैरून आजाद कश्मीरी डायस्पोरा पे आ गया, मैं नहीं जाऊंगा अमेरिकन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में। मेरे लाखों लोग हैं बाहर की दुनिया में। बैरून आजाद कश्मीर से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान में कैंपेन चलाएंगे? पाकिस्तान में भी चलाऊंगा, पाकिस्तान से बाहर भी चलाऊंगा, जहाँ कश्मीरी आबाद है। कि तुम्हारे वोट के साथ ये खिलवाड़ करता है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत, पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ, इस इमरान खान की बात करता हूँ जो हमारे जमहूरी हुकूक का कत्ल है। जी ठीक है राजा फारूक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वकील शामी साहब, बड़ी डिटेल से इनसे डिस्कशन हो गई। अब जो दौड़ है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, असलम मीर से गुफ्तगू कर लेते हैं कि कौन कौन दौड़ में शामिल है और कौन कितना मजबूत उम्मीदवार है। असलम अस्सलाम वालेकुम, कौन आप देख रहे हैं कि जो मजबूत उम्मीदवार है, जो अच्छा कैंडिडेट है वज़ारत उज़्मा के लिए? असलम मीर साहब, वो तो सर आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारी?
जी जी शामिर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अब क्या कशमकश चल रही है, क्या दौड़ लगी हुई है पीटीआई के अंदर वजारत उज़्मा के लिए? जी 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 शामिर साहब, इब्तदाई तौर पे तो इन्होंने 2 नाम भेजे हैं जिसमें तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के नाम शामिल हैं। और उसके बाद जो है इन 2 नामों के साथ जो है 3 नामों का और इजाफा कर दिया गया। पूंछ डिवीजन से अब्दुल कयूम नियाजी साहब जो अब्बासपुर से ताल्लुक रखते हैं पीटीआई से, वो मुंतखब होके आए हैं। वो नियाजी होने के नाते क्लेमेंट है? नहीं शामिर साहब, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं और बहुत ही सीजनड और संजीदा किस्म के पॉलिटिशियन हैं आजाद कश्मीर में। और इसी तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद डिवीजन से जो चोटी के रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फारूक साहब, वो यहाँ फारूक तो बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, बड़ी स्ट्रगल है उनकी। बहुत बड़ी स्ट्रगल है और उनकी उम्र इस वक्त 70 साल से अबव है। 75 में उन्होंने पहला इलेक्शन जो है लड़ा और जीता। और उनकी हिस्ट्री ये भी है कि उन्होंने मुजफ्फराबाद में 90s में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब को भी हराया था। और इस मरतबे भी उनको बड़ी पजीराई यहाँ मिली है और उनका नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है इस फहरिस्त में, वो ये कि जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशस्तें हैं, इस मरतबा उनमें से भी पीटीआई की अच्छी खासी सीटें आई हैं और वहां से भी एक नाम जो है वो शामिल किया गया है। और बुनियाद ओहदा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है अब्दुल माजिद खान, और वो पीटीआई का 2016 का इलेक्शन भी जीत के आए हैं, 2021 का भी, और उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ थे और मुसलसल वो अपने हल्के से 4 मरतबा जीत के आए हैं। मगर ये फहरिस्त किसने बनाई है? ये मेरे ख्याल में इनकी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो कमेटीज बैठी हुई हैं और उन्होंने इस हवाले से मीटिंग की है, लेकिन ये हमारे ज़राए का कहना है। ताहम हतमी फैसला जो होगा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के हवाले से। मगर सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो तो बड़े सरगर्म रहे हैं और उनका नाम तो बहुत ऊंचे सुरों में लिया जाता रहा है। बिल्कुल शामी साहब, आपने बजा फरमाया है। आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन में अगर देखा जाए, बिलखसूस जो पूंछ डिवीजन है, पूंछ डिवीजन में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जान डाली है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी साहब जो है वो उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं और उसके बाद आसानी से वो बाग में इलेक्शन जीते हैं और वजीर इत्तलाआत मुश्ताक मिनास और इसी तरह सरदार कमर जमान के वहां पे फर्जंद वो दूसरे नंबर पे, उनको भी उन्होंने हरा दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ पूंछ डिवीजन बल्कि मुजफ्फराबाद डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में भी बड़ी मुतहरिक कैंपेन किया और जिसकी वजह से तो अब्दुल रशीद तुराबी साहब जो हैं वो उनके अपने विड्रॉल की वजह से जमात इस्लामी से निकाल दिए गए हैं। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल बजा आपने फरमाई है, लेकिन मैं आपको इस हवाले से ये बताऊं कि वो फैसला अब्दुल रशीद तुराबी साहब का अकेला फैसला नहीं था। जमात इस्लामी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने वो मशवरा जमात इस्लामी जिला बाग की मजलिस शूरा के साथ किया और मजलिस शूरा जो जमात इस्लामी जिला बाग की, उन्होंने उन्हें कहा कि हमारी पोजीशन ठीक नहीं है, बेहतर यह है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें तो कि जिसमें पूरी शूरा निकाल दी है जमात इस्लामी ने कि अमीर ने या सिर्फ अब्दुल रशीद तुराबी साहब पर नजला गिरा है? नहीं जी, जो शोकाज नोटिस जारी किया है उन्होंने पूरी जमात इस्लामी जिला बाग को शोकाज नोटिस जारी किया है, अब्दुल रशीद तुराबी साहब को भी, और जिला बाग की शूरा को तहलील करके वहां के नज़म को उन्होंने मरकज के मातहत कर दिया है। गोया जमात इस्लामी बाग ग्रुप जो है वो भी बन सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि सरदार तनवीर इलियास के मुकाबले में बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो भी बड़े घाघ सियासतदान हैं पुराने, तो उनका इस वक्त क्या उनका क्या है, यानी इस वक्त उनका स्टेटस क्या है? देखिए, सरदार तनवीर इलियास साहब की मौजूदगी में यकीनन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लिए मसाइल होंगे,
लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही बड़े पार्लियामेंटेरियन है आजाद कश्मीर के, और वो साबिक वजीर आजम भी रहे हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी में जो तनवीर इलियास साहब का सामने आना, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। ताहम हतमी फैसला जो होगा वो इमरान खान साहब का होगा। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है कि उस्मान बुज़दार वहां भी हो जाएं। बिल्कुल शामी साहब, आपने दुरुस्त बात की, और इस हमारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, जो इसका क्रक्स है, वो यही है कि उस्मान बुज़दार ही हो सकता है। लेकिन आप इसको उस्मान बुज़दार कह सकते हैं, मैं सहाफती जबान में ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इमरान खान साहब जो वो फैसला करेंगे, दुरुस्त है। गोया जो बड़े बड़े हैं वो मुंह देखते रह जाएं और खान साहब की निगाह इंतखाब वहां पड़ जाए जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है असलम, बहुत शुक्रिया, असलम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, ऐसा कोई सरप्राइज भी हो सकता है, यही सवाल था मेरे। जब अगर बड़े ग्रुप बन जाएं या बड़े सिंगे जो आपस में टकराएं भैंसे तो फिर ऐसा होता है कि फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक ऐसा आदमी ले आते हैं जो किसी भी धड़े का ना हो। बिल्कुल। और ये भी सियासत में होता है, और जैसे आप देखिए पंजाब में हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, महमूद खान आए, तो ये ताकतवर लोग मुंह देखते रह जाते हैं और कमजोर जो है वो ताकत पकड़ते हैं। अब्दुल रशीद तरावी साहब को मुशीर बनाने का बहरहाल फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो जाहिर है उनको टेक्नोक्रेट निशस्त पर वो जीतेंगे इलेक्शन, और उसके बाद जाहिर है उनको दाद तो दी जाएगी। जमात इस्लामी ने तो उनको निकाल बाहर किया है, और अब वो देखिए वो अब क्या किस तरीके से लाया अमल बनाते हैं। ठीक है बहरहाल सर, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रॉ से लड़ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं। एक और उन्होंने कहा कि बाकायदा प्लानिंग के साथ इसको तबाह किया जा रहा है कराची शहर के कारोबार को, कराची और कराची के कारोबार को। वहाँ क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, पाबंदियाँ हो रही हैं कि कारोबार के औकात तय किए जा रहे हैं, शादी हाल्स पे पाबंदी लगाई जा रही है। सर मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 26% कोरोना की शरह हो गई है, हम पाबंदियां लगाएं तो हम पर तनकीद की जाती है, और क्या करें हम। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि ये एक साजिश है और पीपल्स पार्टी जो है कराची वालों का कारोबार तबाह कर रही है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप ये बताइए, आपने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी एक मंसूबे के तहत कराची वालों का कारोबार तबाह कर रही है, जबकि खबरें ये आ रही हैं कि कोरोना जो है उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, 26% तक जा पहुंची है। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कारोबार तबाह हो रहा है या सेहत को की हिफाजत की जा रही है? ऐसा है कि शामिर साहब, सिर्फ मेरा बयान जो सिर्फ आज के कोरोना के तनाजुर में नहीं है। 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में। 13 सालों में इन्होंने कराची को एक कतरा नया पानी नहीं दिया। 13 सालों से जो इवन की जो पानी आ रहा था शहर में आ रहा था लाइनों में, उस पानी के ऊपर भी इलीगल हाइडेंट बनाकर अरबों रुपए का हमें पानी बेचते हैं। ये हमारा कचरा नहीं उठा रहे। 2.5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दी है सिंध के अंदर, एक आदमी शहर का नहीं है। पहले अर्बन रूरल कोटा होता था, जो 40% कोटा है शहरों का, उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर आज जो है वो ये उन चीजों पे भी जो है वो इन्होंने अपॉइंटमेंट की। अब वो क्या रहा है, शहर में एक लावा पकड़ा है। हमने आज से 5 साल पहले शामी साहब जब हम आए थे यहाँ पर शहर में, 22 लोग रोजाना मरते थे, रॉक का तसल्लुत था। हमने खून दिया है शहर में अब इस शहर को अमन देने के लिए। हमने शहर को अमन इसलिए, हमने खून इसलिए नहीं दिया था कि हम रॉ से तसल्लुत छुड़वाकर जरदारी साहब के हवाले शहर कर दिया जाए या पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाए। तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए जरदारी साहब को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो सिंध को जो चाहेगा, और इसके विक्टिम हम लोग हैं। तो हम गिरवी रख दिए गए हैं, हम जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिए गए हैं। इस पर मेरा एहतजाज, इसलिए कि लोग बहुत तंग आ गए हैं। अब देखें, आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, आप उसके लोग प्राइवेट नौकरियों पे जाते थे, आप इंडस्ट्रीज को ना। मुस्तफा साहब, ये खबर तो ये आ रही है कि इमरान खान साहब
अब कश्मीर से फरागत पाकर सिंध का रुख करेंगे और अंदरूनी सिंध जाएंगे और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाएंगे, तो क्या आप भी उसका हिस्सा बन सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को अब 3 सालों के बाद तो अभी भी बयान आया ना भाई, आज उनके पास इस शहर से 21 में से 14 सीटें हैं, 4 सीटें उनकी कोalition पार्टनर की हैं, 18 सीट, 21 सीटों में से 21 सीट्स में से 18 सीटें एमक्यूएम और इमरान खान साहब की हैं। गवर्नर उनका बैठा हुआ है, सदर इस शहर से, तो उनको 3 साल के बाद क्यों ख्याल आ रहा है कि वो सिंध का रुख करेंगे? ये भी सियासी स्टेटमेंट है। अब तो इलेक्शन का जमाना आ रहा है और ये बातें हम सुनते चले आ रहे हैं। बेसिकली इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी जो है नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो जाए, 1 मिनट में गवर्नमेंट गिर जाएगी। उनके पास नंबर ही नहीं है और ये खेल हम 3 सालों से देख रहे हैं। और ये हम विक्टिम कराची के लोग और अर्बन सेंटर के लोग और पूरे सिंध के लोग, आपको पता है सिंध में कुत्ते के काटने का रेशो क्या है? रोजाना 65 से 60 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको कुत्ते, जो शहर दुनिया आपको 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, आप आज वहां से मेरे बच्चों को कुत्ते के काटने से नहीं बचा पा रहे। तो मुस्तफा साहब, यानी जो कोरोना की पाबंदियां हैं उसके आप हक में हैं, उसके मुखालफत में नहीं है? देखिए, अब वो कोरोना की पाबंदियां भी ऐसी है, मेरी बात कंप्लीट मैं करता हूं कि अब जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं यहाँ से, तो लोगों ने दुकानें खोल रही थी, लोगों ने लोग शादी हॉल चला रहे थे, अब आप उसको भी बंद करें। अब मेरा सवाल ये कि भाई कोरोना की क्या 6 बजे से 6 बजे तक सिर्फ कोरोना आएगा कि टाइमिंग देखकर सिर्फ कारोबार बंद करने से, दुकानें रेस्टोरेंट बंद करने से कोरोना रुक जाएगा? आपको मुकम्मल एसओपी, आप भाई वैक्सीन क्यों नहीं लगाते वॉर फुटिंग बेसिस पे? आप घर घर जाकर जिस तरह पंजाब में लग रही है वैक्सीन, उस तरह क्यों नहीं करते? ये रेस्टोरेंट बंद करके आप ये भी तो देखें कि आपने बंदों को कोरोना से मारना है या आपने उसको भूख से मारना है। आपको भी चाहिए कि आप इस मुहिम में उनके साथ मिल जाएं और वैक्सीनेट करवाएं पूरे शहर को। जी, हम तो तैयार हैं, लेकिन हमें कोई काबिल समझे तो हम तो तैयार हैं हर चीज करने के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर चीज करने के लिए तैयार है। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुस्तफा साहब मौजूद थे। शामिल साहब, हमें ब्रेक के जाने बर्तन नाज़रीन वापस आते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, लेकिन शामिल साहब उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट आप करना चाह रहे हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से भी? देखें, दावत इस्लामी के जो मीडिया के इंचार्ज है उस्मान अत्तार साहब, उन्होंने मुझे इत्तला दी है कि उन्होंने फैसला किया है अगस्त के महीने के अंदर अगस्त तक 26 लाख पौधे लगाएंगे। क्या बात! मुबल्लिगीन, उनके तलबा, उनके असातिज़ा, उनके मदारिस के बच्चे इस मुहिम पर लगे हुए और 26 लाख पौधे लगाने हैं। जबरदस्त। अगर दूसरी मजहबी तंजीमें, जमातें, तहरीकें वो भी लग जाएं, बिल्कुल, तो पाकिस्तान कितनी जल्दी सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। तो दावत इस्लामी को मुबारक और सरसब्ज पाकिस्तान में उनका हिस्सा जो है वो भी उनको मुबारक। बिल्कुल, हम सबको मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा बनना है और एक और हमें काम मिलकर करना है, वो है कोरोना को हराना है। जो कोरोना की गुजरांवाला से बड़े दानिशवर, बड़े फारूक अंसारी साहब, उन्होंने इत्तला दी है कि आज वहां कमिश्नर का कुत्ता चोरी हो गया। बिल्कुल, और तो कारपोरेशन की गाड़ियां और रिक्शे यही ऐलान करते रहे, स्पीकर लगा के कुत्ते की तलाश जारी थी। बिल्कुल, तो ये गुजरांवाला के भी बातें निराली हैं। तो फारूक अंसारी साहब ने इत्तला दी है, मुसद्दका। ठीक है, बहरहाल अब हमें एक और काम करना है जो कि हम सबको मिलके वो काम करना है, कोरोना को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान में शरह 6.6% पर पहुंच चुकी है और जो हैरानकुन सूरत हाल है और तशवीशनाक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो हलाकतों का तनासुब है, अमवात का तनासुब है, वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। बाकी दुनिया में शामिल साहब क्या चाह रहे हैं? डॉक्टर एहसन एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं आयरलैंड से। मोहसिन एजाज, डॉक्टर मोहसिन एजाज साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये आयरलैंड के बारे में भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि यहाँ भी कोरोना फैल रहा है। ये जो डेल्टा डेल्टा जो उसकी शाख है, ये क्या कहें, वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ तो बड़ी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, फिर ये क्या हो रहा है? जी, ये जो अब भी डेल्टा वायरस के अगेंस्ट जो हमारे पास सबसे इफेक्टिव टूल है वो वैक्सीनेशन ही है। अच्छा। हमारे पास आपको मैं छोटे छोटे से 3 सिनॉप्सिस दूंगा। हाँ जी। एक तो वो पेशेंट जो हमारे पास 18 पेशेंट एडमिट हुए में हैं करंटली हॉस्पिटल में,
उनकी 85% वो हैं जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए थे। ठीक ठीक। सो नंबर 2, जिनके अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है उनमें से सिर्फ 3% लोग आईसीयू में पहुंचे हैं, और वो भी हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है कि उसमें से निकल आएंगे। ठीक। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो क्लीवलैंड ने स्टडी की है, जो अब तक की डोमिनेंट स्टडी है, 5 मंथ्स उन्होंने फॉलो किया है, फ्रॉम दिसंबर टू मई। 52,000 लोगों को उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने उसको मॉनिटर किया है और उसमें से रिजल्ट निकाले हैं, वो सुनने के काबिल हैं। नंबर 1 वो ग्रुप जिसको इन्फेक्शन हुआ था, नंबर 2 वो ग्रुप जिनको इन्फेक्शन हुआ और उनको वैक्सीन भी लगी, नंबर 3 वो ग्रुप जिनको ना तो इन्फेक्शन हुआ ना वैक्सीन लगी, और चौथा वो ग्रुप जिनको सिर्फ वैक्सीन लगी। ठीक। इन सब के अंदर सिर्फ उन लोगों को 3% इन्फेक्शन हुआ है जिनको ना वैक्सीन लगी थी और ना इन्फेक्शन हुआ था। उनके अंदर सबसे ज्यादा डेल्टा वायरस हुआ है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में भी इससे महफूज रहने के लिए लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन एक मौसर हथियार है डेल्टा के खिलाफ भी। जी बिल्कुल सही बात की है आपने। तो ये वैक्सीन है। हाँ, हमारे पास 2 बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमारे पास जो बड़ी स्टडीज हैं, नेचर में छपने वाले आर्टिकल, स्ट्रासबर्ग स्टडीज, और ये न्यू काइंड ऑफ नेचुरल सर्वेलेंस फॉर द पॉसिबल री इन्फेक्शन, ये स्टडी अभी यूके ने अभी जून में दी है। इन्होंने उन लोगों को देखा जिनको 4 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था यूके में, उनमें से सिर्फ 15,893 लोगों को री इन्फेक्शन हुआ। उनमें देखा गया कि क्यों उनको दोबारा से ये कोविड हुआ। उनमें से वो लोग ज्यादा थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो जाए वो काफी 3 महीने से 6 महीने तक उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको डेल्टा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। अब आगे ये बात कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है उनको अगर कोई भी एक वैक्सीनेशन लग जाए, मैं अब बात कर रहा हूँ मॉडर्ना की, एस्ट्राजेनेका की और काइंड ऑफ ए मॉडर्ना की, ये चूंकि ज्यादा काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूरोपियन वैक्सीन है, इनके अगर एक इंजेक्शन भी लग जाए और बेशक इन्फेक्शन हुआ हो, आपकी एंटीबॉडीज बहुत बूस्ट कर जाती हैं और उनमें इन्फेक्शन नहीं होता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक वैक्सीनेशन अगर आपकी हो चुकी है, मसलन हम पाकिस्तान में 2 डोजेज ले चुके हैं चाइनीज वैक्सीन की, तो क्या कोई और वैक्सीन भी लगाई जा सकती है? इस पे भी कोई स्टडी हुई है? जी बिल्कुल, इस पे तो काफी स्टडीज है हमारे पास। नेचर में भी छपने वाली स्टडी है, जामा में छपने वाली स्टडी है, लैंसेट में छपने वाली स्टडी है। उन सब ने बताया है कि मिक्स एंड मैच, अगर आप 2 मुख्तलिफ तरह की वैक्सीनेशन लगाते हैं उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छी बनती हैं। ठीक, उसमें कोई खतरा नहीं है? जी अभी तक कोई खतरा हमें नहीं मिला जी। ठीक है, कोई खतरा नहीं मिला। डेल्टा के होने वाले खतरे से वो बहुत ही खतरा, मतलब पाकिस्तान में 25 मिलियन लोगों को। ठीक है, ये कंफ्यूजन डॉक्टर साहब जो कि जिससे हम बहुत सारे पाकिस्तान जो परेशान थे और इसका जवाब मिल गया। डॉक्टर मोहसिन जाज़ साहब हमारे साथ, मुझे सर बहुत शुक्रिया। आपके वकील नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र से आज के लिए इतनी। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खबर की दुनिया।